बच्चों आज फिर दूसरा टॉपिक कर लेते हैं लिक्विड स्टेट का। ठीक है, अभी आपने लिक्विड स्टेट का ये टॉपिक पढ़ा, दैट इज द सरफेस टेंशन। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज विस्कोसिटी। ठीक है, नाउ क्या होता है विस्कोसिटी? देखो बेटा, क्या विस्कोसिटी, सपोज मैंने 2 ड्रॉप्स ली, ये बोर्ड है मेरा, मैंने 2 अलग अलग ड्रॉपर लिए, ये वाटर की ड्रॉप है, ठीक है, और ये किसकी है, आप ये जानो, ठीक है, हनी, शहद, पता है। अब मैंने क्या किया, 2 ड्रॉपर लिए, दोनों से बोर्ड पे ही मैंने 2 ड्रॉपलेट डाले। तो आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि वाटर की जो ड्रॉपलेट है वो फटाक से नीचे आ जाएगी और हनी की जो ड्रॉपलेट है वो धीरे 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 नीचे आएगी। ठीक है, तो क्या देखने को मिला कि वाटर जो है वो फास्ट मूव कर रहा है और जो हनी है, शहद है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके फ्लो में कुछ रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा है और इसके फ्लो में रेजिस्टेंस जो है वो कम है। ठीक है, तो अब हमने बोला विस्कोसिटी क्या है, तो हमने बोला जो शहद है यानी ये हनी है, उसमें जो मूवमेंट है, ठीक है, जो फ्लो है उसमें, क्योंकि वो स्लो है तो इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस, फ्लो, इस फ्लो में रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस फ्लो में रेजिस्टेंस कम है। तो अगर मुझे बोला जाए कि डिफाइन विस्कोसिटी, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको। मैं बोलूँगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसका क्या, किसका फ्रिक्शन, किसका फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, किसके बीच में, बिटवीन द लेयर्स ऑफ अ लिक्विड, लेयर्स ऑफ अ लिक्विड। मैंने क्या बोला, लिक्विड की लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, वो जो क्या कर रहा है, ठीक है, विच ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो हमने क्या बोला, शायद क्योंकि धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उसमें उसकी लेयर्स में ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा एज कंपेयर टू वाटर। ठीक है, तो अब मुझे बोला जाए व्हाट इज विस्कोसिटी, तो मैं बोलूंगा विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, क्या बोला मैंने, विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर, of its frictional resistance, frictional resistance। ठीक है बच्चों, तो विस्कोसिटी क्या मेजर करती है कि उसके फ्लो में कितना रेजिस्टेंस है, वो जो फ्रिक्शन की वजह से, लेयर्स के फ्रिक्शन के बीच में, क्योंकि जब एक लेयर है ना, सपोज ये एक लेयर है, उसके नीचे दूसरी लेयर है, तो एक लेयर क्या करेगी, दूसरी नीचे वाली लेयर पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मारेगी। ऐसे है ना, ये 2 फ्लोइंग लिक्विड लेयर्स है लिक्विड की, तो ऊपर वाली जो है वो नीचे वाली पे फ्रिक्शन मारेगी, नीचे वाली अपनी नीचे वाली पे मारेगी, नीचे वाली अपने नीचे वाली पे मारेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, चलो इसको ढंग से बनाते हैं। सपोज ये एक लेयर है, सपोज ये दूसरी लेयर है, सपोज ये तीसरी लेयर है, तो हम क्या बोलेंगे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे, टॉपमोस्ट लेयर जो है, टॉपमोस्ट लेयर जो है उसमें मिनिमम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और देयरफॉर इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, पर जो बॉटम मोस्ट लेयर है, ठीक है, इसमें मैक्सिमम इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है, स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट 0 होगी। समझ में आ गया?
इतनी बात समझ में आई? यहाँ से कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकली जानने के लिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आया समझ में? तो क्या विस्कोसिटी, क्या जो इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स के बीच में रख रहे हैं उसके मेजर को विस्कोसिटी बोलते हैं। एग्रीड? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता? यहाँ से जल्दी बोलिए, कोई प्रॉब्लम? सपोज मैंने बोला कि दो लेयर्स है लिक्विड की, दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। चलो ऊपर बनाते हैं आपको। दो लेयर्स है लिक्विड की, ठीक है, लेट दोनों का एरिया जो है वो ए है, ठीक है, लेट इनके बीच में dx जो है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स विच आर फ्री। तो मैं यहां पे लिख देता हूं लेट dx जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ए एरिया ऑफ द लेयर्स, ठीक है, और तीसरा जो dv है, dv क्या है, देखो इसकी वेलोसिटी अगर v1 है तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी, और v2 क्या होगी, v1 प्लस dv, मतलब इसकी वेलोसिटी इससे dv ज्यादा है। तो dv क्या हुआ, वेलोसिटी डिफरेंस between the two adjacent layers, ठीक है, पहला याद है, कोई प्रॉब्लम? याद हो गया? तो अब क्या है, अब मैंने बोला इनके बीच में जो फोर्स है, दो लेयर्स है, मूव कर रही है, ठीक है, तो इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, ठीक है, तो अब वो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा? समझ में आया? नहीं आया? मैंने बोला दो लेयर्स है, मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक है, ऑब्वियसली बात इसकी वेलोसिटी कम होगी बिकॉज़ इसका मूवमेंट इज रिटार्डेड मतलब अपोज बाय द फ्रिक्शन ड्यू टू अपर लेयर, ठीक है, तो देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में, दो लेयर्स के बीच में, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं F, रेजिस्टिंग द मूवमेंट ऑफ two layers is given as, अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो इन दोनों के मूवमेंट को अपोज कर रहा है, या आप ये भी बोल सकते हैं वो फोर्स जो इन दोनों के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस को मेंटेन कर रहा है, नहीं है भाई, फ्रिक्शन की वजह से इसकी स्पीड इससे dv ज्यादा है, तो वो dv को मेंटेन करने के लिए फोर्स दोनों लेयर्स के बीच में लग रहा है, ठीक है, अब वो किस पे डिपेंड करेगा, बस ये लाइन समझनी है आप, ठीक है, याद रखो कर लिया बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, हम बोलेंगे फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, एरिया ऑफ द टू लेयर्स, ऑब्वियसली बात है, ज्यादा बड़ी लेयर्स होगी तो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। दूसरा बिटवीन द वेलोसिटी डिफरेंस, अगर वेलोसिटी डिफरेंस जो dv है वो ज्यादा है तो ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस लगेगा, और वेलोसिटी डिफरेंस अगर ये दो लेयर जो है ऊपर वाली बहुत तेजी से जा रही है तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मारेगी, और अगर रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस कम है तो कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मारेगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी डिफरेंस। और तीसरी बात इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dx, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। अब सोचो ना बेटा, अगर dx मतलब दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंस, हाइपोथेटिकल डिस्टेंस है, अगर ये कम होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, तो dx कम तो फ्रिक्शन ज्यादा, और अगर dx ज्यादा तो फ्रिक्शन कम, एग्री? तो अब मैंने बोला इन तीनों को कंबाइन करो, कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो वो क्या मिलेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a into dv upon dx, और फोर्स इज इक्वल टू eta into a into dv over dx,
बस ईटा ग्रीक वर्ड है ये, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझ में आया? ठीक है। अब बच्चे बोलते हैं सर हम इसको डिफाइन कैसे करें? अगर हमसे पूछा गया स्कूल में कि डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो मैं क्या लिखूंगा? तो मैं बोलूंगा लेट मान लेते हैं A is equal to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, dV जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, स्पीड है, एंड dx जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि जो डिस्टेंस बिटवीन इनके बीच में है वो 1 सेंटीमीटर है। तो मैं क्या बोलूंगा? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन क्या करूंगा? मैं बोलूंगा ये फोर्स है, क्या ये फोर्स है? तो coefficient of viscosity is defined as, therefore eta is defined as force, ठीक है, किसका? रेजिस्टेंस का। हमने एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिया है, तो हम इसको लिखेंगे पर यूनिट एरिया। क्या लिखेंगे? पर यूनिट एरिया, ठीक है, which is required to maintain velocity difference of 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसके बराबर है, therefore F is equal to ये है ना, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, ठीक है, which is required to maintain the velocity difference, ठीक है, of 1 centimeter per second between two adjacent layers of liquid, adjacent layers of liquid, ठीक है, ठीक है, और वो कहाँ है? 1 सेंटीमीटर अपार्ट। समझे? तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ गया समझ में? तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो कि यूनिट एरिया के ऊपर लग रहा है, ठीक है, जो कि यूनिट डिस्टेंस अपार्ट है, ताकि हम 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी डिफरेंस मेंटेन कर सकें। तो यार समझ में आ गया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? मेरे ख्याल से यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब एक चीज और है, रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, और इसको हम डिफाइन करते हैं, इसको इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो ये क्या हुआ? 1/eta। बोलो हाँ यार, क्या तो समझ में आया? सपोज समझ में आया? अब क्या करते हैं, इसकी यूनिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यूनिट, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यूनिट्स निकाल लेते हैं विस्कोसिटी की, ठीक है। तो आपने भी क्या पढ़ा था? आपने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। क्या पढ़ा था आपने? आपने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, क्या? फोर्स अपॉन एरिया इनटू dx ओवर dv, अभी पढ़ा था नहीं? ठीक है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिखता हूँ F का मतलब फोर्स, A का मतलब एरिया, ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस, इसका मतलब ये वेलोसिटी डिफरेंस होता है, पर आप इसको वेलोसिटी लिख सकते हैं। याद रखना। अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू लेंथ LNGT इनटू टाइम -2, भाई इतना तो फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे एरिया को लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, डिस्टेंस को लेंथ, और वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि लेंथ, और टाइम की पावर -1। लेंथ की स्पेलिंग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा? क्या बचेगा? लेंथ स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा? मास इनटू लेंथ -1, और ये टाइम से एक
टाइम इनवर्स कैंसिल, तो यहाँ बचेगा टाइम आया। समझ में आ गया? अब इसको सीजीएस सिस्टम में अगर हम डालेंगे, इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस, ठीक है, मास को क्या लिखेंगे? ग्राम, लेंथ को क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर, टाइम को क्या लिखेंगे? सेकंड। तो ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड, इसको लिखते हैं 1 पॉइस। क्या लिखते हैं? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड को लिखते हैं 1 पॉइस। याद आ गया? याद आ गया समझ में? अब आगे चले। और जनरली हम क्या करते हैं, in practice smaller units, क्या बोला? in practice smaller units like centipoise। centipoise क्या होता है? 10⁻⁻² poise, ठीक है। और millipoise क्या होता है? 10⁻³ poise are used, ठीक है, हो गया। अब अगर मुझे बोला जाए कि भैया ऐसे सिस्टम चाहिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मास किस में हो जाएगा? केजी में। लेंथ किस में हो जाएगी? मीटर में। टाइम तो सेकंड में रहेगा, ठीक है। पहला दिमाग समझ में आई, ठीक है। अब याद रखना बेटा, 1 पॉइस जो होता है ना, वो किसके बराबर होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड। पर अगर मैं इसको SI यूनिट से रिलेट करूं तो 0.1 आ जाएगा, यानी कि 1/10 हो जाएगा SI यूनिट की। सीजीएस यूनिट जो है वो 1/10 है SI यूनिट की। तो 0.1 केजी पर मीटर पर सेकंड। पता समझ में आया? तो ये सारी यूनिट्स के बारे में मैंने खोल दिया। ये स्कूल लेवल पे बहुत पूछा जाता है बेटा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सारी यूनिट्स अच्छे से खोल दी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम? जल्दी बोलिए। फिर लास्ट टॉपिक पे आए। अब बस हमारे पास क्या बचा हुआ है विस्कोसिटी से रिलेटेड? फटाफट देखना बेटा। हाँ, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये स्कूल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्का आता है 100%। सरफेस टेंशन विस्कोसिटी में से पक्का हर स्कूल में क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है, क्योंकि मैं इतने सारे एक्सपीरियंस है, देखे क्वेश्चन पेपर मैंने इतने साल से देखे हैं बच्चों के। तो मैं ये देखता हूँ कि बेटा विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन वो हर किसी भी एग्जाम में अगर चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर आ रहा है तो विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है। और जनरली वो यूनिट्स पूछते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पूछते हैं, तो ऐसा पूछते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और एक्सपैंड कर लेते हैं। एक्सपैंड क्या कर लेते हैं? हमने बोला फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, और सॉरी फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। तो बेटा एक ट्रिक पहले मारो, इसकी ट्रिक, ठीक है। ट्रिक क्या है? चाहे आप सरफेस टेंशन पढ़ो, ठीक है, चाहे आप विस्कोसिटी पढ़ो, क्या बोला? चाहे आप सरफेस टेंशन पढ़ो, चाहे आप विस्कोसिटी पढ़ो, दोनों का कारण एक ही होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। ऑल्दो हम उसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, सरफेस टेंशन को अलग तरीके से पढ़ते हैं, विस्कोसिटी को अलग तरीके से पढ़ते हैं, बट दोनों का कारण एक ही है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। वही मेरा पहला फैक्टर है। तो मैंने बोला पहला viscosity is directly proportional to intermolecular forces, ठीक है। अब पानी के अंदर अगर हम पानी को शहद से कंपेयर करें तो वाटर के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शहद के कंपैरिजन में कम है, तो हम बोलेंगे इसलिए वाटर की विस्कोसिटी शहद के हनी के कंपैरिजन में कम है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है, अब देखो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस viscosity also depends upon the size and molar mass। आपको पता है, नहीं पता तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज। अगर साइज कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, साइज ज़्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा। तो हम बोलते हैं विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में लिखता हूं यहाँ पे विस्कोसिटी of benzene is higher than H2O due to greater molar mass, greater
मोलर मास, ठीक है, 2 फैक्टर हो गए, ठीक है। तीसरा, अब देखो विस्कोसिटी मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का होनी चाहिए, ठीक है। अब आएगा विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऊपर आएगा सब ध्यान से, ब्रांचिंग इन मॉलिक्यूल्स। क्या बोला हमने? विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग इन मॉलिक्यूल्स। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखा 2 3, ध्यान देना नहीं आएगा तुम्हारा, डाइक्लोरोब्यूटेन। अब डाइक्लोरोब्यूटेन है, ठीक है, और अब इसमें क्या है? ब्रांचिंग है, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे n हेक्सेन है, n हेक्सेन मतलब स्ट्रेट लाइन, और ये ब्रांचिंग है, ठीक है। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा तो फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी, और फ्लो करने में प्रॉब्लम आएगी तो विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। कितने फैक्टर हो गए? 3, चौथा फैक्टर विस्कोसिटी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, ठीक है, क्योंकि टेंपरेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आपने पढ़ा है ना, ठीक है। टेंपरेचर ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो विस्कोसिटी कम, इसलिए टेंपरेचर कम तो विस्कोसिटी ज्यादा, तो टेंपरेचर कम तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो विस्कोसिटी ज्यादा। इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है। 5वां एक और देख लो, विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ऑल्दो बहुत कम, बहुत वीक फैक्टर है, पर पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रेशर ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, है ना बेटा, ये तो पता है ना, प्रेशर ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, प्रेशर ज्यादा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा तो रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होगा फ्लो में वो ज्यादा होगा, फ्लो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी ज्यादा। तो मेरे ख्याल से आई एम क्लियर ऑल द पॉइंट्स इन विस्कोसिटी, ठीक है। आप कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स जरूर लिखिए, कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के बारे में बताइए, ठीक है भाई, लिखिए, उससे थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम पढ़ा भी रहे हैं ठीक ठाक या नहीं पढ़ा रहे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।